बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं अस्मा मुस्तफ़ा ख़ान और आप देख रहे हैं आस्क अस्मा एक नए अंदाज़ में। अब तक हमने जब भी आस्क अस्मा की बात की तो आपने मुझसे कुछ सवाल किए और मैंने कोशिश की कि उन सवालात में से कुछ सवालों के जवाब मैं आपको दे सकूं। लेकिन हाउ इज़ दिस डिफरेंट फ्राम व्हाट वी हैव बीन डूइंग टुगेदर। उन सवालों में काफ़ी सारे सवाल ऐसे थे जो हमें लगा कि हमें मिल के मुआशरे से करने चाहिए। बहुत सारे सवाल ऐसे थे जिसका मुझे लगा कि इस माशरे में रहते हुए बहुत सारे लोगों ने उनके भरपूर जवाब दिए हैं, ना सिर्फ लफ्ज़ी जवाब बल्कि अपनी ज़िंदगियों से बड़े बेहतरीन जवाब दिए हैं। तो हमें लगा कि हमें इस गुफ्तगू को मज़ीद बढ़ाना चाहिए। इस गुफ्तगू को बढ़ाने का ही नतीजा है ये शो आस्क अस्मा, जो हर वीकेंड पे आप देख सकेंगे। हर हफ्ता और इतवार मेरी आपसे मुलाकात होगी, लेकिन अब सवाल ज़रा मुख्तलिफ हो गए हैं, सवाल ज़रा बड़े हो गए हैं। ये सवालात हम मिल के पूछेंगे मुआशरे से। इन सवालों को मुझ तक पहुंचाने का ज़रिया है सोशल मीडिया, ख़ान अस्मा मुस्तफ़ा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। आपका जो भी सवाल है, जो सवाल आपको लगता है कि हमें आवाज़ उठानी चाहिए, मिलकर आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि बहुत नुकसान हो गया, आपका भी मेरा भी। हम में से कुछ लोगों के नुकसान ज़ाती तौर पे हुए और कुछ के नुकसान शायद उतने पर्सनल नहीं थे, लेकिन नुकसान तो नुकसान होता है। जब नुकसान हो जाता है तो दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि चुपचाप बैठे रहें और दूसरा रास्ता ये है कि आवाज़ उठाई जाए। चुपचाप बैठे रहने से हल तो शायद कुछ नहीं होता, लेकिन आवाज़ उठाने से इनकलाब ज़रूर आता है। और मैंने आपकी मदद से, आपके सहारे से, आपके सपोर्ट से यही सोचा है कि कुछ ना कुछ इनकलाब हमें लेकर आना है। हम आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू भी यही करेंगे कि ये नुकसान जब हो जाए तो क्या किया जाए कि हम इस लॉस को, जो भी लॉस हमारे साथ हो, चाहे जानी या माली, क्या किया जाए कि हम इस लॉस को, अपने लॉसेस को ओवरकम कर सकें। एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात मैं आज के शो में दो बड़ी कमाल ख़वातीन से कराने वाली हूँ। ये वो ख़वातीन हैं जिन्होंने, जब उनका नुकसान हुआ, जब उनका जानी नुकसान हुआ, किसी ऐसे का नुकसान हुआ जो उनके बहुत दिल के करीब था या दिल के करीब थी, तो उन्होंने ये सोचा कि मैंने कुछ बड़ा करना है। वो बड़ा क्या था, मैं किसकी बात कर रही हूँ। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात कराएंगे। कीप वॉचिंग आस्क अस्मा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आस्क अस्मा और आज हम ये सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपने जहन में इस जवाब को समझना चाहते हैं कि जब इंसान के साथ किसी भी किस्म का कोई भी हादसा होता है, किसी भी किस्म का नुकसान होता है, जानी या माली, ज़िंदगियों को आगे कैसे बढ़ाया जाए। ये एक ऐसी बात है जो हर पाकिस्तानी सीखना चाहता है, समझना चाहता है, लेकिन साथ साथ वो ये भी चाहता है कि इन दुश्वारियों के हम सब आदी ना हो, इन नुकसानात के हम सब आदी ना हो। जो मेरे साथ हो गया वो आगे आने वाले किसी इंसान के साथ के दोबारा ना हो, ये भी इंश्योर कराना चाहता है। एक ऐसी ही पर्सनालिटी हमारे साथ हैं, एक ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ हैं। और उनके साथ क्या हुआ, हम में से बहुत सारे क्योंकि हमारे पास इतनी रोज़ चीज़ें होती रहती हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप कभी भी भूले होंगे इस बात को, क्योंकि उन्होंने हमें भूलने नहीं दिया। ये हादसा हुआ अगस्त 13, 2018, लेकिन इसके बाद बहुत कुछ किया इन वालिदैन ने। इससे पहले कि हम इनसे बात करें कि उन्होंने क्या कुछ किया, मैं आपको एक छोटी सा क्लिप दिखाना चाहती हूँ ताकि हम दोबारा से समझ सकें कि 13 अगस्त 2018 को क्या। 13 अगस्त की रात थी और हम लोग एक कॉन्सर्ट हो रहा था, वहाँ जा रहे थे, सिग्नल पे रुके हुए थे और फिर एकदम से किसी ने मेरे हस्बैंड की साइड से विंडो को नॉक किया, इम्पेशेंटली बहुत ज़्यादा। मोबाइल स्नैच करने के लिए आया हुआ था, उसने मांगा मोबाइल वगैरह, मैंने अपना बैग दे दिया, मेरे हस्बैंड ने अपना फ़ोन दे दिया। बच्चे मेरे दोनों पीछे थे, अमल और आनिया मेरी बेटी दोनों पीछे थे। और सिग्नल पे थोड़ा सा हम आगे निकले, चोर था वो पीछे हमसे एक गाड़ी छोड़ के मज़ीद और रॉबरी कर रहा था। उसके बाद बस हमें कुछ गोलियों चलने की आवाज़ें आई और मुझे विंड स्क्रीन के ऊपर एक बुलेट हिट होता हुआ नज़र आया। और बच्चों को हमने यही बोला कि नीचे रहो, नीचे रहो। एंड देन थोड़ी देर हम, जब सिग्नल ग्रीन हुआ, थोड़ा सा आगे निकले तो हमारी अदर छोटी वाली जो बेटी है उसने चीखना शुरू कर दिया। जब मैंने मुड़ के देखा तो अमल जो थी वो सीट पे लेटी हुई थी। तो आई थॉट ऐसी डर के लेटी है या क्या है, मुझे नहीं पता चला। और थोड़ी देर बाद मैंने रियलाइज़ किया, विदिन सेकंड शायद मैंने रियलाइज़ किया कि उसको लग गई है गोली। एंड देन आई चेक तो उसके सर में गोली लगी था। हम हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल में फिर एक और
बहुत ही स्ट्रेंज हमारे साथ अनफेयर किस्म का सलूक हुआ, क्योंकि उन्होंने हमें बार बार ये बोला कि आप अपनी बेटी को वापस ले जाएं, दूसरे हॉस्पिटल में ले जाएं। हमने कहा हम कैसे ले जाएं, उसको गोली लगी हुई है। किसी ने कोई एड प्रोवाइड नहीं करी, किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं करी। हमें फ़ोन मुझे पकड़ा दिया कि अब आप अमन एम्बुलेंस से बात करें और अब आप पहले बिस्तर अरेंज करें JPMC में या खान में। उसके अंदर विद इन 40 मिनट्स, हालांकि शी वॉज़ ब्रीदिंग, जब हम गए हैं हॉस्पिटल शी वॉज़ ब्रीदिंग। तकरीबन 30-40 मिनट्स के बीच में वहाँ हॉस्पिटल में वो सांस लेती रही, उसको किसी ने कोई एड प्रोवाइड नहीं करी, एम्बुलेंस नहीं पहुँची और अमल चली गई। तो सब ने यही फिर हमें बताया कि ये छोटे वेपन की गोली नहीं थी, ये पुलिस की गोली थी। 2 दिन में फिर वो पुलिस वाले हमारे घर चक्कर लगाना शुरू हो गए। हम एक इतने बड़े ट्रॉमा से वैसे ही गुजर रहे थे, 10 साल की हमारी बेटी और फिर 7 साल की उससे छोटी बेटी। घर के बड़ों ने बैठ के और मेरे हस्बैंड ने बैठ के उनके साथ बात की कि गोली उस वक्त इतनी क्राउडेड स्ट्रीट पे 13 अगस्त की रात को चलनी नहीं चाहिए थी, चाहे वो पुलिस की गोली थी या डाकू की थी, वो चलनी नहीं चाहिए थी। उसके ऊपर इस बात के ऊपर शायद इन्वेस्टिगेशन खुला कि हम इन्वेस्टिगेट करते हैं कि किसकी गोली थी। और 3 दिन बाद या 4 दिन बाद वन ऑफ द इंस्पेक्टर्स केम और उन्होंने आके बताया कि जी उनको फुटेज मिल गई है, फुटेज में उनको नज़र आ गया है कि वो गोली जो थी पुलिस की गोली थी। 1 आध महीना गुजरा, फिर हमारे घर में बड़ों ने और अमल के स्कूल के प्रिंसिपल ने आके मुझे बहुत बोला कि ये सब जो कुछ हुआ इसको लिखो। तो मैंने उनको बताने के लिए पेपर के ऊपर ये पूरी चीज़ जो थी आई रोट इट गॉट पब्लिश्ड इन डॉन। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी जिसके अंदर उसने कमेटी को की जिम्मेदारी डाल दी इन्वेस्टिगेट करने की पूरे इवेंट को। सिंध गवर्नमेंट ने नोटिस लिया इस पूरी वाक़े का और उन्होंने अमल बिल के नाम से एक इंजर्ड पर्सनस मेडिकल एड एक्ट जो है वो लेकर आए और पुराना वाला जो इंजर्ड पर्सनस एक्ट था उसको उन्होंने रिपील कर दिया और नया एक्ट लेके आए। बिल पास हो चुका हुआ है, इसके रूल्स अभी साइन ऑफ नहीं हुए हुए, जो कैबिनेट में रूल्स साइन ऑफ होने हैं। मुझे कहा गया की वालदा ने, बीनिश उमर, ये आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम बीनिश। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। मेरे लिए मुश्किल है तो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा दुश्वार होगा। इतनी बड़े सानहे के बाद व्हाट डज़ इट टेक फॉर अ मदर टू मूव ऑन? आपने जो कुछ किया है, आपने, आपके हस्बैंड ने, दोनों ने मिलके जो बिल पास करवाया है, वो बिल हमारे सामने आया है मार्च के महीने में। अमल उमर बिल के नाम से जो बिल आया है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन 13 अगस्त 2018 से लेकर अब तक मूव ऑन कैसे करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी कि मूव ऑन नहीं कर सकते। सो द क्वेश्चन इज़ नॉट कि हाउ डू यू गो ऑन और हाउ डू यू मूव ऑन। आई थिंक आप सिर्फ सीख जाते हैं टू लिव विद इट, यू लर्न टू लिव विद इट। सो मैं तो अपने आप को नहीं समझती कि मैं कोई बहुत माहिर हूँ क्या या चैम्पियन हूँ कि ग्रीफ के साथ रहना कैसे, मैं तो खुद सीख रही हूँ। तो मेरे लिए तो रोज़ाना ही एक चैलेंज है। अभी इस बात को गुजरे हुए 1 साल ही हुआ है। इट्स नॉट लाइक कि मैं आई एम लुकिंग बैक कि 10 साल गुजर गए या कुछ ऐसे नहीं। तो मैं भी सीख रही हूँ और रोज़ाना एक चैलेंज है और रोज़ाना का एक स्ट्रगल है और रोज़ाना की एक हमारे लिए एक मिशन होता है कि वी गेट ऑन विद द डे। एंड बहुत सारी उसके अंदर चीज़ें काउंट करती हैं। आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे पहले तो आपकी फ़ेथ ही है जो आपको हेल्प करती है ऐसे मौक़ों पे कि हमें थैंकफुल होना चाहिए कि हमारी फ़ेथ सिस्टम जो है वो इन प्लेस है। और हमें अगर कहीं पर कोई मायूसी होती है तो हमारी निगाहें तो अल्लाह की तरफ ही होती हैं। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहने के लिए हिम्मत भी चाहिए। पाकिस्तान से हम मोहब्बत भी बहुत करते हैं, पाकिस्तान के लिए काम भी किया है, पाकिस्तान में इतना बड़ा लॉस भी देखा है। तो ये रोज़ाना का एक बैलेंसिंग एक्ट है जो हमें कहीं ये सोच आती है, जो आपने कहा पाकिस्तान में इतना बड़ा लॉस भी देखा है, उस लॉस के बाद कहीं ये सोच आई कि अच्छा नहीं, अब कता ताल्लुक़ कर देना चाहिए, अब
इस मुल्क से चले जाना चाहिए या एसोसिएशन को कम कर देना चाहिए? रोज़ाना अपने आप को इसी बात से तसल्ली देनी पड़ती है कि अगर अल्लाह मियाँ का ये हुक्म था तो ये कहीं पे भी हो जाता, और वरना सबसे पहला तो यही एस्केप है ना हमें, कि हम ये कहते हैं कि इस मुल्क से बस छोड़ के चले जाओ। बिल्कुल। और कहीं कहीं अगर कोशिश करते भी हैं, अगर दिल में ये बात आती भी है, तो फिर अपने आप को ये तसल्ली देनी होती है कि अगर हमारी रोज़ी रोटी और रिस्क यहीं लिखा है, माँ बाप यहीं हैं, घर बार यहीं हैं, तो शायद यहीं रहना बेहतर है। लेकिन अब तो हमारे लिए अमल की रेस्टिंग प्लेस भी यहीं है, तो हमारे लिए तो छोड़ के जाना और भी मुश्किल है। लेकिन छोटी आनिया की जो मेरी बेटी है 7.5 नाउ, उसके लिए दिमाग में सोच आती है, बिकॉज़ अभी भी हम सब सड़क पे निकलते हैं तो सबसे पहला फियर ये होता है कि अपनी बेटी को कैसे गाड़ी में बिठाएं, बिकॉज़ शी हैज़ गॉन थ्रू अ ट्रॉमा। तो हमारे लिए क्या है कि जो हुआ वो तो एक बहुत ही नागहानी एक्सीडेंटल वन आफ्टर द अदर चीज़ें गलत होती गई, और लेकिन उस होने के बाद हमें कहाँ से सपोर्ट मिली, अगर हम मुड़ के देखें तो आई थिंक हमें अगर सोसाइटी में अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेम्बर से जितनी सपोर्ट मिली, उसके कॉन्ट्रास्ट में हमें गवर्नमेंट से, क्योंकि ये गवर्नमेंट के इदारे की नाअहली थी जिसकी वजह से हमें इतना बड़ा लॉस फेस हमें करना पड़ा। गवर्नमेंट से हमें आज भी स्ट्रगल करनी पड़ रही है, जस्टिस के लिए हमें आज भी सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा है, क्या कहते हैं, लॉयर्स और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर, और बार बार हमें अमल बिल के पास होने के बाद क्वेश्चन मार्क्स हैं कि वो बिल इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज में नहीं जा रहा है, क्योंकि उसके रूल्स अभी तक साइन ऑफ नहीं हुए हैं। कल मेरी बात हुई है पीपीपी के नुमाइंदे से, तो उन्होंने मुझे बोला कि 30 सितंबर तक रूल साइन ऑफ हो जाएंगे। तो हम वेट कर रहे हैं कि अब 30 सितंबर तक रूल साइन ऑफ हो जाएंगे। साइन ऑफ हो जाएंगे तो इम्प्लीमेंट होंगे नहीं होंगे, उसके लिए क्योंकि वो बिल अगर देखा जाए तो वो बिल तो काफ़ी मुकम्मल सा लगता है। उस बिल में ये भी कहा गया है कि जब आपके पास कोई एक्सीडेंट होता है तो आपने ये नहीं देखना कि ये कहाँ से आया और ये क्यों आया, आपने इमरजेंसी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। वो बिल ये भी कहता है कि उस इमरजेंसी ट्रीटमेंट के आपको जो साथ में लोग आए हैं उनसे पैसे भी तलब नहीं करने। वो बिल ये भी कहता है कि हर अस्पताल के पास 2 एम्बुलेंसेज होनी चाहिए। लिखने में और पढ़ने में बड़ा कमाल बिल है, एंड आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू फॉर दैट पीस ऑफ पेपर ऑल्सो। हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं जो कि हम इस मुल्क में बहुत दफ़ा करते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है और वो होनी चाहिए, लेकिन इस स्टेज तक लेकर आना मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट है। देखिए, हमने एक तो ये फ़ौरन तो कोई भी माँ बाप नहीं कर पाते, और हमने भी ये फ़ौरन तो नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। वी डिडंट प्लान इट दिस वे, हमने सोचा नहीं था कि हम ऐसे करेंगे। ऑनेस्टी में मैं ये बोलूँगी कि इट वाज अमल school's principal who came to me and who told me to write it down. He said बस लिख दो ताकि ये रिकॉर्ड में आ जाए, पेपर पे आ जाए कि हुआ क्या उस दिन। तो मैंने लिखा उनके लिए, जो आपने आर्टिकल जो लिखा आर्टिकल था, बिल्कुल, I started writing it because he told me to write it. सही। So like a teacher and out of somebody because we respect him so much, and वो 5-6 दिन तो सिर्फ आके बैठे और रोए घर के अंदर, and somebody of his stature। तो मैंने तो लिखा उनके कहने पे था। जब लिख लिया, मैंने उनको भेज दिया, तो उन्होंने मुझे बोला इसको पब्लिश करना है, खामोश नहीं होना है। आई थिंक बोल देना और आवाज़ उठा लेना या अपने आप को एक्सप्रेस करना थोड़ा कैथार्टिक भी है, कि बार बार आप इतना बोलते हैं कि फिर आपका दिल भी हल्का हो रहा होता है। बेशक तकलीफदेह है, लेकिन आपके लिए वो आई थिंक इट वर्क्स एज अ कैथारसिस एज वेल। सो हमें लगता है कि शायद उससे बातें और याद आएंगी और वो मुश्किल होंगी, लेकिन दरअसल याद तो आती हैं, लेकिन शायद थोड़ी सी आसानी पैदा हो जाती है। आई डोंट नो आसानी इज़ द राइट वर्ड, और शायद हील करने में हमें थोड़ी सी मदद मिलती है। ये बिल जो अब तक जो पास हुआ है मार्च के महीने में, मार्च 19 2019 इसी साल, और सितंबर यानी कि अब से कुछ दिन में कहा जा रहा है कि साइन ऑफ हो जाएगा। फियर्स क्या हैं आपके, डर क्या है, क्या लगता है कि इसके बाद कितनी जिद्दोजहद चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आस्क अस्मा, हमारे साथ बीनिश उमर मौजूद हैं। आई वांट यू टू टेल अस अबाउट द राहे अमल ट्रस्ट। सो
अस्मा द थिंग इज़ कि जब हम इस टास्क में पड़ गए, हमने रियलाइज़ किया कि जब तक हम इसका चेक एंड बैलेंस नहीं करेंगे हमें कोई श्योरिटी नहीं होगी, दिल को तसल्ली नहीं होगी कि ये जो बिल है ये इम्प्लीमेंट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। सो नाउ व्हाट वी गॉटन टू व्हाट वी आर डूइंग इज़ कि हमने एक ट्रस्ट बनाया है जिसको हमने नाम राह अमल रखा है, और उस ट्रस्ट का जो बेसिक एम है, वन ऑफ द बिगर एम्स इज़ टू फर्दर ट्रॉमा केयर इन कराची and then in Sindh, and also to make sure the bill is implemented. क्योंकि बिल अमल के नाम पे है, तो we felt it's our responsibility to kind of make it happen, because legislations लिखी जाती हैं और वो सिर्फ पेपर बन के रह जाती हैं, और यही मेरा सबसे बड़ा फेयर है। आप अभी पहले भी पूछ रही थी कि आपका फेयर क्या है, मेरा यही फेयर है कि ये लेजिस्लेशन पेपर ना रह जाए। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर हमने एक टीम ऑफ डॉक्टर्स है फ्रॉम AKUH एंड फ्रॉम इंडस हॉस्पिटल हु आर असिस्टिंग मी एंड वो हेल्पिंग मी। जो रूल्स लिखे गए उसके अंदर उन्होंने अपने फीडबैक भी दिया और एडवाइस भी दी, और उन्हीं के साथ मिल के ये रूल्स बने हैं। सो आई फील दैट द रूल्स दैट विल गो अंडर द बिल बहुत ठोस और प्रॉपरली मुकम्मल और वेल राउंडेड हैं। सही। लेकिन इनकी साइनिंग का इंतज़ार है, तो मुझे कहा गया है कि 30 सितंबर तक ये रूल्स साइन हो जाएंगे। सो आई एम होपिंग कि 30 सितंबर तक हो जाए और फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में हम जाएंगे। मैं अनाया के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। व्हाट कैन द पेरेंट्स डू टू मेक इट कंफर्टेबल फॉर देम टू यू नो, उनके साथ क्या, या आप लोगों ने क्या किया जिससे आपको लगा कि शायद मदद हुई? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि बच्चे बहुत नाजुक भी होते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। तो मैं तो ये बोलूँगी कि हमें आनिया ने हेल्प करी, बिकॉज़ आई थिंक अभी तक हमारी ज़िंदगी में अगले दिन उठने की जो उम्मीद है, या जो यू वांट टू लिव फॉर हर, सो आई थिंक मैं अगर अपनी बात करूँ तो इट्स बीन द अदर वे अराउंड। इट्स द अदर वे अराउंड, शी इज़ हेल्पिंग मी। बट ऑब्वियसली जहाँ पर सवाल आपको लगता है, जहाँ पर आपको उसकी बचपने की फ़िक्र है, उसकी मेंटल ट्रॉमा से जो अगर बच्चा गुजरा है, तो उसके लिए मैं हाईली रेकमेंड करूँगी कि किसी प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूर मदद लें। थेरेपिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकाइट्रिस्ट हैं, एडवाइस लेने में कोई हर्ज नहीं है। वी वेंट टू पीपल टू टेल अस हाउ टू डील। हम भी गए कि हमें पता चले कि हमें कैसे डील करना चाहिए, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि हमें कैसे डील करनी है इन चीज़ों को। और आजकल बच्चे बहुत हसास हैं, दे आर ओपन, इतनी इन्वायरमेंट जो है हमारी, इतनी देयर इज़ सो मच आउट देयर, तो देयर इज़ नो हार्म इन गेटिंग हेल्प वेयर नीड टू बी, गेटिंग एडवाइस। और आपने ये तमाम मराहिल से आप लोग गुजर रहे हैं। ये तो रोज़, आई मीन दिस इज़ आई थिंक ये तो ज़िंदगी भर रहेगा। मूविंग ऑन, समझें बिल इंशाल्लाह ताला इम्प्लीमेंट हो जाता है, हमारे साथ हम देखते हैं चीज़ों में बेहतरी आनी शुरू होती है। इज़ देयर अ लार्जर पर्पस ऑफ दिस ट्रस्ट ऑल्सो? कुछ और भी सोचा है कि इसके साथ साथ ये हो जाए तो फिर हम ये करेंगे? देखिए, ट्रस्ट को फ़िलहाल हमने फोकस रखा है ऑन हेल्थ केयर एंड ऑन क्या कहेंगे इसको, थोड़ा सा पुलिस रिफॉर्म्स की तरफ, या जो फैमिलीज़ इफ़ेक्ट हुई हैं थ्रू द ज़्यादती ऑफ द पुलिस, बिकॉज़ हमारे जैसे और भी लोग हैं। अमल के बाद 5 केसेस मैं आपको गिन के बता सकती हूँ जो कि हमें पता है कि पुलिस की गोली लगने से बच्चे चले गए। निम्रा हैं आपके सामने, मेडिकल स्टूडेंट थी, फाइनल ईयर में थी। अक्सा नाम की एक बच्ची थी जो अपने स्कूल में खेल रही थी, उसको गोली लगी। तो उन फैमिलीज़ का क्या हो, हम मतलब पुलिस तो अपने लिए बहुत सारे दे हैव सो मैनी बेनिफिट्स एंड पर्क्स। बेशक मुश्किल ज़िंदगी है, लेकिन वो चूज़ करते हैं ये करियर कि उन्होंने रोज़ बाहर निकलना है, रोज़ उन्होंने अपनी जान को ख़तरे में डालकर और सिटी यानी शहर का ख्याल करना है, लोगों का ख्याल करना है। लेकिन उल्टा उनकी गलती से और ना अहली से अगर सिविलियंस इफ़ेक्ट हों तो उनके लिए क्या है? हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। देयर इज़ नो सच थिंग एज़ कॉम्पनसेशन, देयर इज़ नो सच थिंग एज़ फैसिलिटेशन, देयर इज़ नो सच। मैं जो हूँ एक वर्किंग वूमन होते हुए पिछला 1 साल मैंने काम नहीं किया, तो उसका एक इम्पैक्ट
आपकी ज़िंदगी पे होता है। मुझसे अगर कोई और ख़ानदान है, जैसे अगर निम्रा की फ़ैमिली की हम बात करते हैं, वो फाइनल ईयर में थी, यू नो देयर वाज सो मच अहेड ऑफ हर, नाउ दैट ऑल इज़ लॉस्ट। तो फैमिली कहाँ गई? फैमिली को आपने क्या किया? तो ये जो चीज़ें, ये तो एक ह्यूमैनिटेरियन सोसाइटी का हक है कि वो आकर अपने सिविलियंस की राइट्स को प्रोटेक्ट करें। हम, मेरे ख्याल है राह अमल का एक ये भी ऑब्जेक्टिव है कि हम इन अफेक्टेड फैमिलीज़ की कोई बेहतरी सोच सकें, उनके लिए कोई किसी किस्म का निज़ाम कायम कर सकें कि अगर आपकी फैमिली ऐसे इफ़ेक्ट होती है तो फिर ये आपकी राइट्स हैं, क्योंकि अभी कोई राइट्स नहीं है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन बीनिश। जाते जाते वुड यू वांट टू से समथिंग टू द फैमिलीज़ हु हैव लॉस्ट इन सम वे? आई थिंक आई वुड लाइक टू से, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि ग्रीफ आपको बहुत चीज़ें सिखाएगा, लेकिन सबसे पहले तो अगर आपके साथ कोई ज़्यादती हुई है तो खामोश ना बैठे, क्योंकि जब हम खामोश हो जाते हैं तो जिसको हम कहते हैं ना रेजिलियंस, हम बड़ी प्राइड लेते हैं कि कराची वाले बड़े रेजिलियंट हो चुके हैं। मुझे लगता है ये रेजिलियंस जो है ना, ये सबको काहिल बना देती है, बिकॉज़ आप अपने लिए शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, आप अपने दिमागी सुकून के लिए सबसे आसान रास्ता ढूंढ के और अपने दिमाग को सुकून में डाल देते हैं, और ये नहीं सोचते कि वो सुकून जो है वो रिपल इफ़ेक्ट है और उससे और बड़े बड़े आगे जाके लोगों के सुकून छिन सकते हैं। आई थिंक देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रेजिलियंस एंड स्टबर्ननेस। साबित कदमी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जब हम ढीठ हो जाएं, जब हमें असर करना ख़त्म हो जाए, चीज़ें एपैथी के लेवल पे चले जाएं, वो एक ऐसी चीज़ है जो हमें नहीं चाहिए। Thank you once again, and we wish you all the very best, and we'll inshallah try to ensure that we also keep an eye. हम एक ब्रेक लेंगे। बीनिश एक माँ थी, उमर एक वालिद थे हैं, और इन्होंने इनके इतने करीबी रिश्ते के साथ ये हुआ, लेकिन कभी कभी आप माँ नहीं होते, आप बाप नहीं होते, और आपके ख़ानदान में किसी के साथ कुछ ऐसा हुआ होता है, और शायद कभी, हम तो अभी पाकिस्तान की बात करें, कभी कभी ये मामलात आपके अपने मुल्क से बाहर होते हैं। अपने मुल्क में कोई काम करना इतना मुश्किल है, तो किसी ऐसे मुल्क में कोई ऐसा बिल पास कराना कितना मुश्किल होगा जहाँ का ना रंग आपका, ना ज़ात आपकी, ना वो धरती आपकी। हमें प्रोग्राम के बाद एक और ब्रेक के बाद एक ऐसी ही और दलेर खातून ज्वाइन करेंगी, इसलिए यू स्टे विद अस। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात कराएंगे शहीरा से। कौन है शहीरा? स्टिक अराउंड टू वॉच आउट। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आस्क अस्मा, और आज के प्रोग्राम में हम कुछ ऐसे मज़बूत लोगों से आपकी मुलाकात करा रहे हैं, कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात करा रहे हैं जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, शायद ज़रा जल्दी देख लिया, लेकिन उसको देखने के बाद बहुत कमाल काम कर रहे हैं, चाहे वो इस मुल्क में हो या वो हादसात उनके साथ इस मुल्क से बाहर हों। हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किया है हमें शहीरा ने। शहीरा कौन है? शहीरा के साथ मई 18, 2018 को क्या हुआ, आइए आपको पहले ये दिखाते हैं, फिर आपकी मुलाकात करवाते हैं। मैं सबीका की कज़न, हम लोग साथ पले बड़े। इत्तेफाक से हम दोनों का सिलेक्शन 2 मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में हुआ, लेकिन एक ही साथ इस तरह से हुआ कि जब सबीका अमेरिका पहुंची, उसके एक दिन बाद ही जो है मैं अमेरिका पहुंची थी। मैं वाशिंगटन डीसी में थी, वो टेक्सास में थी। सबीका 17 साल की स्टूडेंट थी पाकिस्तान की, और 17 साल के नौजवान जैसे होते हैं, ज़िंदगी से भरपूर, बहुत खुश रहने वाली इंडिविजुअल थी। She was very full of ambition in particular, which is what took her to this program. ये कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम था जिसमें हर साल एक पूरे सिलेक्शन प्रोसेस के नतीजे में बेशुमार स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, 1 साल स्पेंड करते हैं अमेरिका के अंदर जाके। सबीका टेक्सास में प्लेस थी, और उसका साल भर का एक्सचेंज कंप्लीट होने वाला था जब उसके साथ बेसिकली ये वाक़या हुआ। 18 मई 2018 को जब उसको वापस आने में 3 हफ्ते से कम का अर्सा रह गया था, एक स्टूडेंट, उसी स्कूल का, सेंट फे स्कूल का एक स्टूडेंट क्लासरूम में एंटर होता है और 10 लोगों को वो मार देता है चंद मिनटों के अंदर। ये जो वाक़या है ये एक उस चेन का हिस्सा है जिसका मेंशन बहुत ज़रूरी है। वो चेन क्या है कि अमेरिका में हर साल 30 से 40 हज़ार लोग गन वायलेंस के नतीजे में मारे जाते हैं। रोज़ाना तकरीबन 100 लोगों की डेथ होती है गन वायलेंस के नतीजे में। जब 4 या 4 से ज़्यादा अफराद मारे जाते हैं
गन वायलेंस के नतीजे में, तो उसे मास शूटिंग कहा जाता है। ऐसे बेशुमार वाक़यात होते हैं जब एक शख्स 2-3 अमेरिका में मारे जाते हैं। मुझे इत्तेफाक से पाकिस्तान से कॉल आई मेरी वालदा की कि इस तरह का एक वाक़या हो गया। साइमल्टेनियसली मुझे सोशल मीडिया के थ्रू पता चल चुका था कि फायरिंग हुई है, शूटिंग हुई है कहीं, लेकिन जैसे मैंने मेंशन किया कि अमेरिका में इतनी कॉमन अकरेंस है कि आप कोई तसव्वुर नहीं कर सकते कि ये इस वक्त किस जगह पे हुआ होगा। बस फिर उसके बाद मैं टेक्सास गई, वहाँ से हम सबीका को लेके फिर कराची आई। हमने देखा कि क्या हुआ। शहीरा उस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स में एज अ फुल ब्राइट स्कॉलर गई थी। जब भी कोई एक स्कॉलरशिप लेके जाता है, चाहे वो फुल ब्राइट हो, फुल ब्राइट मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है किसी भी घर की बच्ची के लिए कि उसको फुल ब्राइट स्कॉलरशिप मिले, और साथ ही साथ ये भी बहुत बड़ी बात है किसी घर के बच्चे, पाकिस्तान में रहने वाले किसी भी बच्चे के लिए या बच्ची के लिए, कि उसको एक एक्सचेंज प्रोग्राम पे जाने का मौका मिले। 17 साल की सबीका जो कि शहीरा की कज़न थी, उनके साथ ये सब कुछ देख के शायद मैं अगर सबीका की कज़न होती तो मैं मज़ीद डर जाती, मैं मज़ीद खौफज़दा हो जाती और मैं शायद उस मुल्क से दूर जाने की कोशिश करती। शहीरा ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं और जानते हैं इन्होंने क्या किया और जो किया वो क्यों किया। अस्सलाम वालेकुम शहीरा। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द शो। व्हाट मेड यू डिसाइड कि मुझे अब इस मुल्क से दूर नहीं भागना, बल्कि ऑल्दो ये मुल्क मेरा अपना नहीं है शायद इन मैनी फॉर्म्स एंड वेज, लेकिन मुझे यहीं रह के कुछ मज़ीद काम करना है। वो याद है आपको डिसीजन मेकिंग मोमेंट? देखिए, पहली बात तो ऑप्शन की निस्बतन कमी थी, क्योंकि मैं इत्तेफाक से मेरा फ़र्स्ट ग्रेजुएट कंप्लीट हुआ था जब सबीका के साथ ये वाक़या हुआ। मैं वापस आई सबीका के साथ। उसके बाद ऑब्वियसली एक डिलेमा था कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मुझे लगता है जेन्युइनली मेरी मोटिवेशन ये कम थी कि मुझे अपना तालीमी दूसरा साल मुकम्मल करना है। मेरी मोटिवेशन ये ज़्यादा थी कि अमेरिका में एक उबलती हुई तहरीक उस वक्त मौजूद थी जिसमें यंग लोग गन वायलेंस के ख़िलाफ़ खड़े हो चुके थे अमेरिका में, क्योंकि सबीका की शूटिंग जो हुई थी सेंटा फे टेक्सास में, उससे 3 महीने कबल फ्लोरिडा का जो स्टेट है वहाँ पे एक शूटिंग हुई थी एक स्कूल के अंदर जिसमें 17 लोग मारे गए थे, जिसके नतीजे में एक यूथ लेड मूवमेंट यानी नौजवानों की बनी हुई एक तहरीक खड़ी हुई जिसका नाम था मार्च फॉर आवर लाइफ्स। उन्होंने सैकड़ों करोड़ों लोगों की मिलियंस ऑफ पीपल उनकी तादाद में वाशिंगटन डीसी जो कि कैपिटल अमेरिका का, वहाँ मार्च किया और सेनेटर्स और कांग्रेस पर्सन से कहा कि आप गन सेफ्टी लेजिस्लेशन कानून साजी लेकर आएँ अमेरिका में। सबीका का जब वाक़या हुआ मैं कराची आई उसके साथ, तो मैं अपने अपनी आँखों के सामने देख रही थी कि एक तहरीक चल पड़ी है। तो मेरे लिए एक मोरल डिसीजन था कि मैं क्या यहीं रहूं और जिसके नतीजे में हासिल कुछ भी नहीं होता, सबीका के लिए मैं कुछ भी नहीं कर पाती, या मैं वहाँ वापस जाऊं। और यहाँ ये एक चीज़ मेंशन करना इंपॉर्टेंट है कि मैं वाशिंगटन डीसी में ही ज़ेरे तालीम थी। सही। वो शहर जहाँ पे वाइट हाउस है, जहाँ पे कैपिटल हिल है, तो रसाई बहुत आसान हो जाती है इन जगहों की। तो डेफिनेटली फिर मैंने डिसाइड किया कि वापस जाना है और एक अमली तौर पर कानून साजी करनी है। सो जब शुरू किया तो क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, एंड वाज इट did you think it would be easy, and was it as easy as you thought it would be? So it wasn't, the thought in my head wasn't that whether or not it will be easy. I knew it will be difficult, and I acknowledge the fact that I'm doing it because it's difficult. Right. Quickly I should mention कि जब शुरू में मैंने स्टार्ट किया, बिल्कुल मैं प्रोटेस्ट में जाती थी, वहाँ पे बाकी यंग लोगों की तरह मुझे तकरीरें करने का मौका मिलता था, सबीका की स्टोरी बताने का मौका मिलता था। वो एक बड़ा पावरफुल एक्सपीरियंस था, लेकिन उसके नतीजे में मुझे ट्विटर पे, मेरे सोशल मीडिया पे बहुत ख़तरनाक किस्म के मैसेजेस भी आते थे। मिसाल के तौर पे एक साहब का मैसेज आया कि मैंने अपने बेटे को अभी AR-15 दिलाई है। AR-15 एक हाई कैपेसिटी मतलब एक लीथल वेपन है। मैंने अपने बेटे को अभी एक AR-15 दिलाई है और वो आपके जैसी किसी मुसलमान पे प्रैक्टिस करना चाह रहा है। मुझे इस तरह के मैसेजेस आते थे कि आप अपने घर वापस जाएं, जिस मुल्क से आई हैं उसको तो पहले सुधार लें। इस तरह के बेशुमार मैसेजेस आते थे। तो स्ट्रगल वो डेफिनेटली था शुरू में। दूसरे मरहले में ये स्ट्रगल आया कि कांग्रेस पर्सनस, सेनेटर्स जिनको अमली तौर पे वो कानून इंट्रोड्यूस करवाना था, उनको पिच करना एक बहुत मुश्किल प्रोसेस था, एंड इट टुक मी 1 year to do that। और मैं बताती चलूँ कि शहीरा ने 1 साल लगाया
ये कानून साजी करने पे कि अमेरिका में जो गन लॉज हैं उनको बेहतर होने की ज़रूरत है, किसी के पास भी ये आर्म्स और एम्यूनिशन नहीं होना चाहिए, इस पे एक स्ट्रिक्ट चेक होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों हादसात में जिनका इन्होंने जिक्र किया, टेक्सास का जिक्र किया और एक और शहर का, वहाँ पे यही हुआ कि क्योंकि आसानी से दस्तयाब थे इसलिए किसी ने भी उठा लिया और उनका गलत इस्तेमाल किया। उस कानून पे आज तक क्या प्रोग्रेस हुई है, वापस आ गई हैं अपने मुल्क, यू हैप्पी टू बी बैक, किस तरीके से मॉनिटर कर रही हैं, ये जानेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए, यू वॉचिंग आस्क अस्मा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आस्क अस्मा। कोशिश कर रहे हैं ये जान सकें उन लोगों से जिनके साथ किसी ना किसी का जानी या माली नुकसान हुआ। हमारे प्रोग्राम में आज दोनों मेहमान ऐसी थी जिनके बहुत करीब के लोगों को उन्होंने खोया, लेकिन उसके बाद अपनी हिम्मत नहीं खोई, बल्कि मुझे तो उनसे बात करके लग रहा है कि कोई नई हिम्मत उसके बाद उन्होंने हासिल की। शहीरा हमारे साथ है और ब्रेक पे जाने से पहले हम शहीरा से बात कर रहे थे कि क्या चैलेंजेस फेस किए उस कानून के हवाले से जो वो इन्होंने कोशिश की है वहाँ पास कराने की। ये कानून कहाँ तक पहुँचा है और इसके अंदर बेसिक शिकें क्या क्या हैं, अगर हम इसके बारे में आप बताओ शहीरा। तो बेसिकली मैंने 3 कानून इंट्रोड्यूस करवाए जिनको मैंने को ऑथर किया। एक 60 पेज का ड्राफ्ट था हमारे पास जिसको लेके फिर आई वर्कड ऑन इट, आई बिल्ट ऑन इट। 3 बिल्स हैं। एक सेफ स्टोरेज का बिल है जो ये कहता है कि तमाम लोगों पे लाजिम होना चाहिए कि उनके अंदर जो उनके घर के अंदर जो भी असला जो भी वेपन्स हैं उसको सेफली स्टोर करें, स्पेशली अगर 18 साल से कम उम्र का कोई शख्स उस घर में मुकीम है। दूसरा बिल ये कहता है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को असला बेचने की और परचेज करने की या ट्रांसफ़र करने की, उससे डीलिंग करने की इजाज़त होगी जो एक फेडरल लाइसेंसिंग प्रोसेस के तहत फेडरल डीलर्स बने हैं फायर आर्म के, यानी कोई प्राइवेट सेलर गन्स को सेल नहीं कर सकता। और तीसरा जो कि जिसका नाम है द सबीका शेख फायर आर्म लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट, 20 पेज का बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव और हिस्टोरिक बिल है, क्योंकि इस लेवल का और इस लेंथ का कोई भी लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन का बिल अमेरिका में मौजूद नहीं है, वो भी फेडरल लेवल के ऊपर। मैं आपको क्विकली बता दूं कि ये बिल बेसिकली 3 चीज़ें करता है। पहला तो ये कहता है कि हर शख्स जो अपने पास असला रखेगा उसकी उम्र 21 साल से बड़ी होनी चाहिए। वो एक पूरे साइकोलॉजिकल प्रोसेस, बैकग्राउंड क्रिमिनल चेक का जो प्रोसेस होता है, इन तमाम मराहिल से गुजरने के बाद उसको एक लाइसेंस मिलेगा जो कि अभी अमेरिका में मौजूद नहीं है। कुछ स्टेट्स के पास परमिट का एक प्रोसेस होता है, बाकियों के पास नहीं होता, लाइसेंस का नहीं है। तो आपके पास एक पूरा लाइसेंसिंग का प्रोसेस होगा जिसके नतीजे में आप एलिजिबल होंगे लाइसेंस लेने के। जब आपके पास वो लाइसेंस आ जाएगा सिर्फ तभी आप असला ले सकते हैं। हर वो शख्स जिसके पास असला होगा ये पूरी इंफॉर्मेशन एक नेशनल रजिस्ट्री में मौजूद होगी जो कि तमाम लॉ इन्फोर्समेंट और पब्लिक ऑफिशियल्स के पास मौजूद होगी। और तीसरी चीज़, ये कुछ हाई कैपेसिटी एम्यूनिशन को बैन करता है, क्योंकि कुछ हाई कैपेसिटी असला इस तरह का होता है कि चंद मिनटों के अंदर आप 20 से 30 से 40 लोगों को मार सकते हैं। तो ये उस असले को, इतना हाई कैपेसिटी वेपनरी को बैन करता है। ये जो तीनों पॉइंट्स हैं और इसके साथ मिला के ये तो सभी का शेख वाले बिल के आपने पॉइंट्स बताया, और इसके अलावा जो दोनों पॉइंट्स हैं ये अब तक किस स्टेज पे पहुंचे हैं? बिल्कुल अभी जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, अभी बिल्कुल इसी हफ्ते कांग्रेस अपने रिसेस से वापस आई है। 26 जुलाई को हमने तीनों बिल्स इंट्रोड्यूस करवाए थे। अब रिसेस ख़त्म हो चुकी है, सारे कांग्रेस पर्सन वापस आ चुके हैं हाउस में। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले चंद हफ्तों के अंदर अंदर ये हाउस जुडिशरी कमेटी में इंट्रोड्यूस होगा, यानी इंट्रोड्यूस कांग्रेस में हो चुका है लेकिन वहाँ पे बाकायदा डिबेट के लिए आएगा, उस पर वोटिंग होगी, वहाँ से हमें लगता है बासानी पास हो जाएगा। अगला मरहला होता है फुल कांग्रेस वोट, जिसमें लगता है कि चूँकि डेमोक्रेट्स की मेजॉरिटी है जो कि गन सेफ कैंडिडेट्स है जो कि चाहते हैं इस तरह का कानून आए, वहाँ से भी हमें लगता है पास हो जाएगा। आखिरी मरहला सेनेट का होता है जिसमें हमें इस वक्त लग रहा है कि थोड़ा सा मुश्किल होगा। बिल्कुल। और इस तमाम प्रोसेस को होते हुए सेनेट तक ये कब तक पहुँचेगा? मेरी तवक्को मेरी तवक्को ये है कि अगले साल मिड तक ये प्रोसेस हो जाना चाहिए। राइट। लेकिन साथ ही साथ आपने एक और बेड़ा भी उठा लिया है, उसके बारे में अगर बताना चाहें। जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो जिस पर मैं काम कर रही हूँ। एक कैंपेन है, ग्लोबल कैंपेन है, बड़ी एम्बिशियस कैंपेन है। वो इस वक्त एक ऑनलाइन पिटिशन की सूरत में मौजूद है जो कि change.org/p/young के ऊपर कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। उस पर इस वक्त दुनिया भर से 1800 सिग्नेचर्स मौजूद हैं। ये कैंपेन कहती है कि दुनिया के 195 कंट्रीज़ और बिलखुसूस पाकिस्तान, जिसमें 64% पॉपुलेशन 30 साल से कम उम्र की नौजवानों की है, हम कहते हैं कि
तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ पे ये लाजिम होना चाहिए कि वो 35 साल से कम उम्र के लोगों को कम अज़ कम हर सतह के इलेक्शंस पे, नेशनल, स्टेट, प्रोविंशियल, लोकल, हर सतह के इलेक्शंस पे कम अज़ कम 30% टिकट्स नौजवानों को मिलने चाहिए। दूसरी अहम बात ये कहती है कि सिर्फ आप टिकट्स देख के फारिग नहीं हो जाएंगे। जब ये लोग इलेक्ट हो जाएंगे तो पार्लियामेंट्री कॉकसेस में, कैबिनेट मिनिस्ट्रीज़ में 30% नुमाइंदगी यंग लोगों की होगी। तो change.org/p/young पे कोई भी जाके इसकी तमाम महरक़ात, इसके तमाम नुकात पढ़ सकता है। इस पे मैं काम कर रही हूँ और उम्मीद है कि पाकिस्तान में इसको सीरियसली लिया जाएगा। Thank you very much for coming over and opening your heart about something which is so close to you. Thank you very much for watching the show. हमने सोचा कि पहला शो आपके सामने जो लेकर आ रहे हैं वो कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि बिल्कुल नज़र डाले माशरे पे, वो कि बिल्कुल वो सवाल उठाए माशरे से जो कि आप मुझसे चाहते हैं कि मैं उठाऊँ, लेकिन साथ ही साथ आपकी हिम्मत भी बांधें। मुश्किलात दुनिया के हर कोने में हैं। हमारे साथ बीनेश थी जिनके साथ कुछ ऐसी ही मुश्किल पाकिस्तान में आई, और हमारे साथ शहीरा हैं जिनके साथ एक ऐसी मुश्किल एक ऐसे मुल्क में आई जिसको हम एक बहुत डेवलप्ड मुल्क मानते हैं। लेकिन दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि दोनों ने इस मुश्किल का सामना डट के किया और लगे हुए हैं, हिम्मत नहीं हार रहे बल्कि हिम्मत बांध रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि इस प्रोग्राम ने आपकी हिम्मतें भी बांधी हों। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपसे इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।